हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस क्लास 12th मैथमेटिक्स, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, अब हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड। एक मैन्युफैक्चरर है और वो क्या कर रहा है, वो 3 तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, तो उनके नाम है एक्स वाई एंड जेड, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, और वो 2 डिफरेंट मार्केट में सेल कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने मार्केट का नाम दिया हुआ है मार्केट 1 और मार्केट 2, राइट। सो एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो, और यहाँ पर ये इनकी एनुअल सेल्स दे रखी है। आप देख सकते हैं मार्केट 1 में जो है एक्स प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट और जेड प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहा है 10,000, 20,000 और 18,000। इसी तरीके से मार्केट 2 में 6,000, 20,000 और 8,000 की सेलिंग हो रही है। उसके बाद इसमें क्या गिवन है हमें, फर्स्ट पार्ट में गिवन है इफ़ द यूनिट सेल प्राइस। ये हमें क्या बताया हुआ है, ये हमें एनुअल सेल्स बताई हुई यूनिट्स में। उसके बाद हमसे फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया, अभी सेकंड पार्ट भी है इसका, तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट। If unit sale price of x, y, z are 2.50, rupees 1.50 and rupees 1 respectively, तो यूनिट सेल प्राइस हमें दे रखा है x यूनिट की। अगर हम x प्रोडक्ट को प्रोड्यूस यहाँ पर क्या करेंगे, x प्रोडक्ट को अगर हम सेल करेंगे, यूनिट सेल प्राइस है, तो अगर हम सेल करेंगे तो वो 2.50 में सेल होगी। y प्रोडक्ट को अगर हम सेल करेंगे तो 1.50 में होगी, और z प्रोडक्ट को अगर हम सेल करेंगे तो 1 रुपीज़ में होगी। उसके बाद क्या है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू मीन्स कितनी इनको इनकम रिसीव हुई बाय सेलिंग ऑल द यूनिट्स। ओके, सो इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एलजेब्रा। तो हमें क्या करना है, मैट्रिक्स एलजेब्रा का यूज़ करना है, और हमें इसमें ये पता लगाना है कि टोटल इनको रेवेन्यू कितना हुआ है, टोटल सेल कितनी हुई है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो हमें ये मैट्रिक्स गिवन है ना, देखो मैट्रिक्स एलजेब्रा का यूज़ करना है, तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, ये डिफरेंट जो भी हमें प्रोडक्ट दे रखे हैं एक्स वाई जेड, इसको हम मैट्रिक्स ए में रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैट्रिक्स ए मैंने लिखा, मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट द, मैट्रिक्स ए क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट द, मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट प्रोडक्ट in 2 markets, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट को शो किया जा रहा है 2 मार्केट में। तो इसको मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया ए मैट्रिक्स को। देखिए ए मैट्रिक्स में क्या है, 10,000 और 22,000 और 18,000, और उसके बाद है 6,000, और उसके बाद है 20,000, उसके बाद है 8,000, राइट। इसमें क्या है, ये मार्केट 1 है, ये मार्केट 2 है, और ये एक्स प्रोडक्ट है, ये वाई प्रोडक्ट है, और ये जेड प्रोडक्ट है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है इसमें जो हमें सेकंड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और क्या है। यहाँ पर ना ये तो हो गई उनकी यूनिट्स, क्या हो गई इनकी, ये यूनिट्स हो गई, ठीक है ना। ये क्या है, ये यूनिट्स हैं जो वो सेल कर रहा है, कि मार्केट 1 में वो एक्स की 10,000 यूनिट सेल कर रहा है, मार्केट 1 में ही वाई की 2,000 यूनिट सेल कर रहा है, और मार्केट 1 में जेड की 18,000 यूनिट सेल कर रहा है, राइट। इनका हमें 1 का प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस ये है 2.50। तो अगर 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस है वो 2.50 है, तो 10,000 का कितना होगा, उससे हमें क्या करना पड़ेगा। देखो मैट्रिक्स एलजेब्रा लिखा है, ये नहीं बताया प्लस करना है मल्टीप्लाई करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर 1 यूनिट का प्राइस है 2.50, तो 10,000 का कितना होगा, 10,000 इंटू दिस, है ना। अगर 1 यूनिट y का प्राइस है 2,000, तो 1.50 का कितना होगा, 2,000 का कितना होगा, अगर 1 यूनिट का प्राइस 1.50 है। इसी तरीके से 1 यूनिट z का प्राइस है वो है 1 रुपीज़, तो 18,000 का प्राइस कितना होगा, तो 18,000 होगा, है ना। सेल की बात अभी हम कर रहे हैं। इसी तरीके से ये भी, तो हमें डिफरेंट मार्केट में पता लगाना है। आपको भी पता है अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता है, अब हमें ये तो पता लग गया कि मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले आपको यही इसमें पता लगाना होता है कि इसमें मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है या प्लस करना है या माइनस करना है। अब हम जान चुके हैं कि इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है,
क्योंकि 1 यूनिट का अगर हमें प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस, और हमें 10,000 यूनिट का निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है ना। सो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारा 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 2/3 है। हमने इस मैट्रिक, इस इंफॉर्मेशन को, ये जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, ठीक है, 3 प्रोडक्ट हैं और उनकी 2 मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको अगर हमने इस तरीके से अरेंज किया तो सेकंड मैट्रिक्स को हमें इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा सो दैट हम उनको क्या कर सके, मल्टीप्लाई कर सके। सो देखिए ये हमें यूनिट सेलिंग प्राइस दे रखा है 2.50, 1.50 और 1 रुपीज़, तो 1.00 इसको लिख देते हैं। और इसको मैंने इस तरीके से अरेंज किया, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, इस तरीके से आपको अरेंज करना है ताकि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सके। और पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लाई होंगे या फिर प्लस होंगे या माइनस होंगे। ओके, सो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, है ना। सो यहाँ पर क्या है 10,000, ये 10,000 है, ये 2,000 और ये 18,000, ठीक है, और उसके बाद 6,000 और 20,000 और 8,000 और यूनिट सेलिंग प्राइस इसके 2.50, 1.50 और 1 रुपीज़, यही है। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, देखो मल्टीप्लाई करना तो पॉसिबल है ही है ना। और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/1, 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, इसको इससे किया 25,000, राइट, उसके बाद प्लस इसको इससे करोगे 3,000 और उसके बाद प्लस 18 को 1 से करोगे 18,000, यह आ गया। उसके बाद अब सेकेंड रो को भी फर्स्ट से करो तो यह आ गया 15,000, ठीक, प्लस 20,000 को 1.50 से करोगे 30,000 और उसके बाद 8,000 को 1 से करोगे तो 8,000। सो ये क्या आ गया, ये फाइनली आ गया टोटल 28 और 46, ठीक है, और ये आ गया 53,000। तो मार्केट 1 और ये मार्केट 2। सो देखो इसमें क्या समझने वाली बात है, सबसे पहले अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो ये x की कितनी यूनिट्स हैं 10,000 है और x का प्राइस कितना है 2.50 है, तो इसको इससे ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। उसके बाद ये y की इतनी यूनिट्स हैं और y का 1 यूनिट का प्राइस है 1.50, तो ये इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसको इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। सो आपको ये देखना पड़ेगा, ये देखो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और एक टाइम ऐसा आया था कि एप्लीकेशन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऐड हो गए थे तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते थे, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको फिर भी 1-2 क्वेश्चंस करते चलने हैं कि उनका आइडिया आपको उसके अकॉर्डिंगली उसके बेस पर आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। सो इसमें बस यही है, कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए ना इस तरीके से तो आपको क्या करना है, पहले उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करना है और जो भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है उतनी हमारी मैट्रिसेस बन जाएंगी। तो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट को शो किया जा रहा है, बी मैट्रिक्स में उनके यूनिट सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, फिर हमें रेवेन्यू निकालना है तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। तो और हमारी गुड्स थी, 3 गुड्स थी, कम्युनिटीज़ गुड्स होती हैं, ठीक है, वस्तुएं। सो यहाँ पर क्या है, जो भी यूनिट कॉस्ट प्राइस है ना, अब उन 3 प्रोडक्ट की, तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं हमारे, जो प्रोडक्ट हैं हमारे वो हैं XYZ, ठीक है। अब उनकी क्या दे रखी है, यूनिट कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है कम्युनिटी की और वो क्या है 2 रुपीज़ है, 1 रुपीज़ है और 50 पैसे है। देखो अब यहाँ पर इन्होंने कम्युनिटीज़ का यूज़ किया और पहले इन्होंने प्रोडक्ट का यूज़ किया था, ठीक है। तो इसको खैर आपको समझना नहीं है, मेनली क्या है, प्रोडक्ट जब वो फाइनल बन चुका है, ठीक है, सेल के लिए तैयार है, तो उस समय उसकी कॉस्ट कितनी है, उस समय उसकी कॉस्ट है, आप देख रहे हैं 2.50, 1.50 और 1 रुपीज़। और यहाँ पर ना ये सेलिंग प्राइस था, है ना, ये हमें सेलिंग प्राइस गिवन था और ये क्या है, इसकी ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। सो अब हमसे क्या बोला गया, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि आपने एक पेन परचेज़ किया और वो पेन आपने परचेज़ किया है 10 रुपीज़ का और उसे आपने कितने का सेल कर दिया, उसे आपने सेल कर दिया 15 रुपीज़ का, तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, आपने स्मॉल क्लासेस में पढ़ा है, तो आप क्या करते हैं, आप उसे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है, राइट। सो यहाँ पर इसी तरीके से अगर हमें सेलिंग प्राइस पता है और प्रोडक्शन सपोज करो आपने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस लगी 10 रुपीज़, तो 15 - 10 = 5 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन था, अभी मैंने फर्स्ट पार्ट रब नहीं किया है, ठीक है, तो हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लिया था जो कि उसमें से हमने फाइंड आउट किया था, है ना, जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी। और कॉस्ट प्राइस अब हमें पता लग गया है, तो कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है, तो मैट्रिक्स सी को मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैट्रिक्स सी या मैट्रिक्स डी, इसमें क्या है कॉस्ट प्राइस है ना, तो मैट्रिक्स सी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैट्रिक्स सी रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट द
कॉस्ट प्राइस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। ओके, सो इसमें क्या है, इसमें इसका डिफरेंट प्राइस हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया डिफरेंट कम्युनिटी का। सो देखो इसको भी मैंने किस तरीके से, अगर देखो मैंने आपको भी बताया हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे हमें क्या पता लग जाएगा, 1 यूनिट का प्रॉफिट पता लग जाएगा। तो अगर मैंने इसका ऑर्डर 3/1 रखा है तो बताओ इसका ऑर्डर में क्या रखूँगा? सर 3/1 रखोगे, क्यों रखूँगा मैं 3/1? बोलो रीज़न भी बताओ। सर इसलिए रखोगे क्योंकि अगर हमें माइनस करना होता है तो उसका ऑर्डर सेम रखना होता है। वेरी गुड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसकी आइडेंटिफाई करना है ऑर्डर का। तो अगर हमने इसको बी को 3/1 में रखा है तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3/1 में रखना पड़ेगा। तो 2 रुपीज़ है, 1 रुपीज़ है और ये 50 पैसे है, तो 50 पैसे का मतलब 0.50। सो ये फर्स्ट का, ये है सेकंड का और ये है थर्ड का, ठीक है। तो हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है और सेलिंग प्राइस भी हमें पहले से ही गिवन है ना। सेलिंग प्राइस हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस हमारा था 2.50, ये मैं दोबारा से लिख रहा हूँ 1.50 और 1 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन था, अभी हमने किया। ये फर्स्ट का था, ये सेकंड का और ये थर्ड का। तो जीपी क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी को हम ग्रॉस प्रॉफिट को शॉर्ट में कह देते हैं जीपी, ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या है, अब हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देनी है। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस एंड दिस इज द कॉस्ट प्राइस। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को माइनस कर रहे हैं। तो इसमें से हमने इसको माइनस किया तो ये आ गया 0.50 और इसमें से इसको माइनस किया, ये भी 0.50 और इसमें से इसको माइनस किया, ये भी 0.50। वाह, ठीक है ना। तीनों के तीनों क्या आ गए, तीनों पर इनको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 0.50 का प्रॉफिट हो रहा है डिफरेंट तीनों प्रोडक्ट पर, ठीक है। तो ये जीपी आया ग्रॉस प्रॉफिट, ये 1 यूनिट का है। लेकिन क्या यहाँ पर बोला गया है फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर 1 यूनिट, नहीं ना। तो आप क्या समझेंगे, आप टोटल प्रॉफिट ही निकालेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमसे सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया है कि आप फाइंड करें टोटल प्रॉफिट। सो अब हम टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। हमने 1 यूनिट का प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 यूनिट का प्रॉफिट हमें पता है और हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पर यूनिट्स कितनी है, अगर 1 यूनिट पे 50 पैसे का बेनिफिट हो रहा है तो जो हमारी यूनिट्स दे रखी थी, जो हमने सेल की हैं, वो क्या क्या सेल की हैं, देखो 10,000 यूनिट सेल की हैं, इसकी 2,000 यूनिट सेल की हैं मार्केट 1 में और 18,000 यूनिट सेल की हैं। इसी तरीके से 6,000 यूनिट हमने सेल की है ना। ये वहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी थी ना, याद है आपको? हाँ सर याद है। तो बस तो फिर क्या हो गया, ये मार्केट 1 है, ये मार्केट 2 है, ये x है और ये y है और ये z है ना। सो इसको हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, GP1 जो 1 यूनिट का प्रॉफिट आया ना उसके साथ हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखो ये था 1 यूनिट का प्रॉफिट, अभी हमने जो निकाला है। तो ये है 2/3 और ये है 3/1, है ना। सो देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, तो करो मल्टीप्लाई फिर, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखते हैं क्या है, क्या आएगा। सो देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, हाफ करते जाओ सभी का। ये 5,000 है ना, ये 1,000, इसको इससे करोगे तो 9,000। उसके बाद ऐसे ही इसको भी करो, इसको इससे करोगे, इसका भी सबका हाफ करते जाओ, क्योंकि 50 पैसे का मतलब यही तो होता है हाफ, है ना, मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो ये आ गया 10,000 और ये आ गया 4,000। सो फाइनल देखो 6 और 9 15,000 और ये क्या हो गया 13 और 4 17,000। तो ये आ गया मार्केट 1 का प्रॉफिट, ये आ गया मार्केट 2 का प्रॉफिट, यही निकालना था, है ना। टोटल प्रॉफिट ऑफ मार्केट 1 एंड मार्केट 2। बताओ क्लियर है? तो इजी है क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको उसके लॉजिक को समझना है, मतलब क्या देखना है कि प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा या फिर माइनस होगा, ठीक है। तो बस यही है, उसके लॉजिक को समझो और उसके लॉजिक को समझकर आप अपनी मैट्रिक्स को ना अपने अकॉर्डिंगली अरेंज कर लो, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लो। ओके क्लियर? सो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे नोट करें। विल बी इक्वल्स टू दिस। ओके सो इसमें हमें मैट्रिक्स x फाइंड आउट करनी है। हेयर x इज़ नॉट अ एलिमेंट और इट इज़ नॉट अ नंबर, इट इज़ अ मैट्रिक्स, राइट। ये क्या है, ये हमारी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स x है। तो क्या करोगे, मैट्रिक्स x है तो उसका कोई ना कोई ऑर्डर होगा। लेट सपोज 1/1 2/2 3/3। तो x का ऑर्डर क्या रखें हम, x का ऑर्डर आपको मेनली सोचना है। सो x का ऑर्डर देखो मैं बताता हूँ बहुत ही, लेकिन ध्यान से समझना, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे लेट x इक्वल्स टू जो भी इसका ऑर्डर होगा, देखते हैं क्या होगा। सो x क्या है, किसके इक्वल है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6
और इक्वल्स टू में है -7 -8 -9 2 4 और 6। इस जिसका हमें ऑर्डर पता है पहले उसका ऑर्डर लिख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर है 2/3, ठीक है, इसका ऑर्डर है 2/3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। देखो मैंने आपको एक बात बताई है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे, बस आपको यही एक इस क्वेश्चन में समझना है, बाकी सारा क्वेश्चन तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ईजी। ओके, सो देखो इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर 2/3। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ध्यान से, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा सर 2/3। वेरी गुड। अरे भाई ये पता तो है, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है तो उसका ऑर्डर तो हमें पता है ना 2/3। यस, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पर हमें जो भी दो मैट्रिक्स गिवन है उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर ये आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई की केस में क्या होता है, कंडीशन क्या होती है कि इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतनी ही इसमें नंबर ऑफ रो होनी चाहिए। तो अगर देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ओके, देखो जितने इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उतनी ही सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो होती हैं। तो हमें ये पता लग गया, नंबर ऑफ कॉलम पता लग गया। अब नंबर ऑफ रो का क्या है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर का जो ऑर्डर होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो यहीं से निकल के आता है ना। क्या, एक तो ये यहाँ पर जो लिखा होता है और एक यहाँ पर जो लिखा होता है, तो ये it will become what, it will become the order of the answer, right, the row of the answer। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये है हमारा, नहीं है गिवन लेकिन यहाँ पे तो गिवन है, तो ये यहाँ से यहाँ पास आउट हो जाएगा। और देखो ये जो सेकंड वाली मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो यहाँ पर पास आउट हो जाते हैं, है ना। सो यही होता है, अभी हमने लास्ट वीडियो में भी दे रखे थे कुछ क्वेश्चंस, है ना। सो इसमें क्या है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2/2। ओके, एक बार दोबारा समझो। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो 2/3 है, इसका भी 2/3 है। तो अगर हमें इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे, यही होती है कंडीशन। तो ये 2 इधर आ गया। अब उसके बाद ये और ये जो होता है ये किसके इक्वल होता है, आंसर के ऑर्डर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 2/3 है तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि x का ऑर्डर क्या होगा, x का ऑर्डर होगा 2/2। तो x का ऑर्डर अगर 2/2 है तो आप कुछ भी कंसीडर कर लो, A B C D U V जो भी आपको एज्यूम करना है, ठीक है। सो ये लो, आंसर का हमें ऑर्डर पता लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कंपेयर कर देंगे तो उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो करते हैं, इसको इससे किया a + 4b, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, 2a + 5b, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करो, 3a + 6b, है ना। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, c + 4d, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो, 2c + 5d, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करो तो 3c + 6d, यह आ गया। इज इक्वल्स टू में -7 -8 -9 और 2 4 और 6, ये है, ठीक है। अब क्या करना है, कंपेयर कर दो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या होती हैं, 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, है ना। सो a + 4b इज इक्वल्स टू में -7 और 2a + 5b इक्वल्स टू में 2a + 5b इज इक्वल्स टू में -8। तो बताओ, इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है ना। दो इक्वेशन से ही a और b की वैल्यू आ जाएगी, तो इन दोनों से निकाल लेते हैं। तो इसको क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये क्या आ गया, 2a + 8 क्या +8b इक्वल्स टू में -14, है ना। और ये सेम 2a + 5b इज इक्वल्स टू में -8। सर इसे हम अपने आप करेंगे, ठीक है, कर लो, ठीक है ना। आप देखो मत वीडियो की तरफ, बस आप करते रहो और फिर आंसर चेक कर लेना। ये 3b इक्वल्स टू में ये -6, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारी -2, b की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। अब ये किसी में भी रख दो, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट में रख देता हूँ, ठीक है। तो a + 4 × -2 -8 और -7 ये उधर गया, तो -7 + 8 यह आ गया a = 1। ये लो, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद यहाँ से हम 2 और इक्वेशन निकाल लेते हैं, है ना। c + इसके बाद ये नोट करना, ठीक है, फिर उसके बाद ये कर लेना, c + 4d इक्वल्स टू में क्या है, 2 है, और 2c + 5d, 2c + 5d, 2c + 5d किसके इक्वल है, तो 2c + 5d 4 के इक्वल है। इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, है ना। 2 से किया तो ये आ गया 2c + 2 4 = 8 और 2 2 = 4,
और इसको सेम रहने दो, 2c प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये आ गया 3d इक्वल्स टू 0, ये तो 0 हो गया है ना। तो d की वैल्यू आ गई 0, कोई बात नहीं, आने दो, क्या है ना। अब उसके बाद अब ये इसमें रख दो, ये थर्ड और फोर्थ हो गई तो इसमें रख देते हैं। तो c प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू में 2, इसमें रख दी मैंने। ओके, तो c प्लस 0 इक्वल्स टू में 2, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। सो देयरफॉर हमें क्या निकालनी थी, मैट्रिक्स x निकालनी थी। और मैट्रिक्स x में देखो क्या क्या एलिमेंट्स हैं, a b c d है ना। तो मैट्रिक्स x हमारी क्या आ गई, a b c d। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2। अगर आप ये नहीं लिखोगे ना तो इसका 1 मार्क्स कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए आंसर को आपको फाइनल जरूर लिखना है। c की वैल्यू कहाँ गई, ये रही 2 है, और d की वैल्यू है 0। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मेनली क्या है इस क्वेश्चन में, मेन है इसका ऑर्डर पता लगाना। तो इसका ऑर्डर अगर आपने पता लगा लिया, बाकी तो सारा सेम ही है ना। एक्सरसाइज 3.1 से भी पहले कोई एक्सरसाइज होती है, नहीं होती, बस उसके जैसा फिर ये, बस क्या है मेनली इसका ऑर्डर पता लगाना, फिर तो आप कर लोगे इजीली। तो इसको नोट करो और फिर स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ए और बी क्या हैं, 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर, और उनका ऑर्डर जो है वो सेम है, 2x2 है या 3x3 है और 1x1 है, ऑफ ऑर्डर सेम सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी है। तो इसमें मैं एक और बात बता रखी है कि ए बी जो है ना, ए बी इक्वल्स टू बी है। मतलब वैसे क्या होता है जनरली मैट्रिसेस में कॉम्यूटेटिव जो होता है, कॉम्यूटेटिव रूल, मतलब 2 × 3 इक्वल्स टू 3 × 2 तो जनरली होता है, लेकिन मैट्रिसेस के केस में ये इक्वल नहीं होता था, ठीक है, नहीं होता है। कुछ केसेस में होता है, जैसे कि यहाँ पर हमें गिवन है, मान लिया है, ठीक है, गिवन है तो हम भी मान लेंगे, ठीक है, ओके। देन प्रूव बाय इंडक्शन, यहाँ पर इन्होंने सही बोला है, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आप इंडक्शन की हेल्प से आप इसको सॉल्व करें। ए बी रेज टू दी पावर एन, ए से बी की पावर एन है इक्वल्स टू में बी रेज टू दी पावर एन इंटू ए। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसके आगे ये पढ़ेंगे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो देखते हैं ज़रा, तो किससे करना है, पीएमआई की हेल्प से करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी पीएमआई की हेल्प से किए हैं इसके क्वेश्चन, है ना। सो इसको भी करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो भी स्टेटमेंट होती है हम उसको एन कंसीडर कर लेते हैं, पी एन। सो ए बी रेज टू दी पावर एन इक्वल्स टू बी रेज टू दी पावर एन और ए, ठीक है। अब हमें उसके बाद सबसे पहले क्या करना होता है, एन की जगह 1 रखना होता है। तो ये लो, ये मैंने एन की जगह 1 रख दिया। सो ए बी रेज टू दी पावर 1 इक्वल्स टू बी रेज टू दी पावर 1 इंटू ए। सो देखो ए बी इक्वल्स टू बी, ए आ गया। और बताओ क्या ये इक्वल होता है, नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है, सो इसलिए क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सो इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1। सर अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम इन दोनों को इक्वल मानते या नहीं मानते, नहीं मानते, क्योंकि जनरली होता ही नहीं है, ठीक है ना। वो तो इस क्वेश्चन में दे दिया, सो इसलिए हमने बोल दिया इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1। ओके, आप क्या कर रहे हैं, आप करेंगे हम एन की जगह के रखेंगे। एज्यूम दैट पी के इज ट्रू। सो एन की जगह रखते हैं के, ये हमने रख दिया, के रख दिया। तो ये क्या आ गया, ये देखो ए बी रेज टू दी पावर के इक्वल्स टू बी रेज टू दी पावर के इंटू ए, बी रेज टू दी पावर के इंटू ए। ओके, आप क्या करते हैं, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk plus 1 is also true, ठीक है ना। ये तो आपको पता होंगे कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में n की जगह 1 रखना है, फिर k रखना है, फिर k प्लस 1 रख के उसको प्रूव करना है। सो k प्लस 1 मैं रख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ए बी रेज टू दी पावर k प्लस 1। देखो अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, फर्स्ट वाले पार्ट को, तो n की जगह मैंने k प्लस 1 रखा, तो यहाँ पर रखा, देखो ये आ गया, इज इक्वल्स टू बी रेज टू दी पावर k प्लस 1 इंटू ए, ठीक है। आप क्या करते हैं, LHS कंसीडर करते हैं। तो LHS कंसीडर करो ना, करो, ये लो कर लिया, ठीक है। सो ये क्या आ गया, ए बी रेज टू दी पावर k प्लस 1। अब उसके बाद क्या, इसके बाद क्या देखो, b रेज टू दी पावर k इंटू बी रेज टू दी पावर 1। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो उसको मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसमें क्या होगा, a
बी रेस टू दी पावर के इंटू बी है। अब यहाँ पर देखो किसी की वैल्यू हम रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। हमेशा यहाँ पर देखना आप जो पी के होता है ना उसकी वैल्यू ज़रूर यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर इसको यूज़ कर रहे हैं हम, ए बी रेस टू दी पावर के की जगह हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पर हम रख रहे हैं बी के इंटू ए। देखो इसकी जगह पर मैंने ये रख दिया, ओके, और साथ में बी, ठीक। अब उसके बाद ए बी जो है, देखो ए बी हमें लाना क्या है वो भी देखते हुए चलो। ये देखो हमें स्टार्टिंग में बी लाना है और यहाँ पर क्या है लास्ट में बी है। तो स्टार्टिंग में बी लाने के लिए सबसे पहले तो देखो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, वो यहाँ पर दे रखी थी, लिख दूंगा यहाँ पर, हाँ सर लिख दो, ये लो लिख दिया बस, ठीक है ना, फ्रॉम 1। अब उसके बाद और सुनो, ए बी इक्वल्स टू बी ए गिवन है, हाँ सर गिवन है, तो बस रखो फिर ए बी इक्वल्स टू बी ए, ए बी की जगह बी ए रख दो, क्या दिक्कत है, ये लो रख दिया। तो बी के इंटू बी ए बी की जगह हमने क्या रख दिया, बी ए रख दिया। सो ये क्या आ गया, बी रेस टू दी पावर के प्लस 1 इंटू ए। बोलो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या होती है, प्लस होती है, तो बी रेस टू दी पावर के प्लस 1 इंटू ए। देखो आ गया ना, हाँ सर आ गया। तो बस हो गया प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना है। सो देयरफॉर पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। और ये कब हो पाया ट्रू, वेन एवर पी के इज ट्रू, वेन एवर पी के इज ट्रू। ये तभी तो हो पाया पॉसिबल जब पी के हमने ट्रू एज्यूम कर लिया, है ना। सो बाय पी एम आई इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। बोलो आया समझ, हाँ सर आ गया। तो सेकेंड पार्ट कौन करेगा, सर हम अपने आप पहले ट्राई करेंगे। तो करें, पहले अपने आप से ट्राई करना, ठीक है ना, पहले अपने आप से ट्राई करो और उसके बाद देखना। तो ये तो आपका हो गया है ना। सो मैं इसे रब कर रहा हूँ, हाँ सर कर दो। तो ये लो मैंने रब कर दिया और करते हैं अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, फर्दर प्रूव दैट। अब इसे भी हमें प्रूव करना है, तो सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना, सेम टू सेम है। इसमें बस होल ब्रैकेट है और ए रेस टू दी पावर एन और बी रेस टू दी पावर एन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही सेम, सर एन की जगह 1 रखेंगे, हाँ रखो। ये लो देखो ए बी, ये 1 और A1 और ये B1। सो ए बी इक्वल्स टू ए बी, सर ये तो ए बी इक्वल्स टू ए बी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, इसमें तो इसका भी यूज़ नहीं है। हाँ बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो, यहाँ पर भी ए बी लिखा हुआ है, वहाँ पर भी ए बी लिखा हुआ है, सेम ही तो हुआ ये, है ना, क्या डिफरेंट है। सो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, अब n की जगह k रखेंगे, एज्यूम दैट पी के इज़ ट्रू, पी के इज़ ट्रू, है ना। सो रखो k रखो, अब k रखोगे तो क्या आएगा, देखो इसमें रखो ए बी होल पावर k इक्वल्स टू ए रेस टू दी पावर k बी रेस टू दी पावर k। अब क्या करना होता है सर, अब हमें वी हैव टू प्रूव, ये लिखना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, है ना, ये लिख दिया। तो रखिए अब इसमें पे के प्लस 1 रखते हैं, है ना, इसको रब कर दूं, हाँ सर कर दो, ये लो कर दिया, ये लो ठीक है। तो k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, रखो k प्लस 1 रखो, किस में रखना है, इसमें रखना है अब, है ना। सो ए बी रेस टू दी पावर, होल पावर है अब k प्लस 1, ये याद रखना। और इज इक्वल्स टू में क्या है, इज इक्वल्स टू में है ए रेस टू दी पावर k प्लस 1 और b रेस टू दी पावर k प्लस 1। देखो अब हमें वो लाना है, तो देखते हैं LHS कंसीडर करते हैं, है ना। LHS ये लो मैंने कंसीडर कर लिया और LHS में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें है ए बी रेस टू दी पावर k प्लस 1, ठीक है यहाँ तक, हाँ सर ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो अगर ये दोनों की पावर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ, ए बी है ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया ए बी रेस टू दी पावर k इंटू ए बी रेस टू दी पावर 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि इसका मतलब क्या है, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा ना उसकी पावर है वो, ठीक है ना, उसकी पावर है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब ये दोनों मैट्रिसेस हैं, ये दोनों क्या है मैट्रिसेस हैं, तो ऐसे भी मत कर देना, ए की पावर k प्लस 1 लिख दो और बी की पावर k प्लस 1 लिख दो, ये डायरेक्ट मत लिख देना, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्योंकि प्रूफ करके दिखाना है, क्या करके दिखाना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है। सो आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, उसके बाद आप देखो अगर डायरेक्टली लिख दोगे तो फिर तो वो आएगा भाई, है ना, वो तो हमें लाना ही है, सिंपल। सो ए बी अब रेस टू दी पावर k, अब क्या होगा, इसकी ये वैल्यू रखेंगे,
है ना। क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, रखो ए बी रेस टू दी पावर के की वैल्यू क्या है, इसमें भी वही सेम केस, ए रेस टू दी पावर के इंटू बी रेस टू दी पावर के, और यहाँ पर ये ए बी है, क्या है यहाँ पर ए बी है ना। अब उसके बाद देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने क्या करना है, ए रेस टू दी पावर के प्लस वन और बी रेस टू दी पावर के प्लस वन लाना है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, ए रेस टू दी पावर के को सेम रहने दिया और बी रेस टू दी पावर के को भी सेम रहने दिया। इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने यहाँ पर देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, इसमें मैंने क्या किया, ए बी को बी ए लिख दिया, क्या लिख दिया, ए बी को बी ए कर दिया। अब उसके बाद ये क्या हो गया, देखो इन दोनों के बेस तो सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर प्लस हो जाएंगी, और साथ में ये ए और है, साथ में ए और है। अब इसका क्या करें, देखो अब हमने क्या किया है, ये यहाँ पर ये जो है ना इसकी वैल्यू देखो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। क्या प्रूफ कर चुके हैं, ये देखो ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया है, ए ये अभी हमने प्रूफ किया है फर्स्ट पार्ट में, अगर आप देखेंगे ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आप चेक कीजिए, ए बी रेस टू दी पावर के प्लस वन इक्वल्स टू बी रेस टू दी पावर के प्लस वन इंटू ए, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है, ये वैल्यू अगर इसके इक्वल है, ये अभी हम फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, देखो ए रेस टू दी पावर के को सेम रहने दो, इसको क्या करो, ये गिवन है हमें, देखो बी रेस टू दी पावर के प्लस वन इंटू ए गिवन है, तो इसकी जगह ये रख दो, तो ये रखा हमने ए रेस टू दी पावर बी और ए बी रेस टू दी पावर के प्लस वन। अब देखो बेस सेम है, इसके मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी, है ना। सो ये भी क्या आ गया, ए की पावर के प्लस वन और बी की पावर के प्लस वन, तो ये क्या आ गया, आर एच एस आ गया, ठीक है ना। देखो और बाकी सो देयरफॉर पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू हैंस बाय पी एम आई इट इज ट्रू फॉर एन बिलोंग्स टू एन। बोलो देखो इसमें क्या है ना, ये वाला स्टेप जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, तो इसमें क्या करना है, इसमें जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया है, ठीक है ना, उसका हमें यूज़ करना है कि ए बी रेस टू दी पावर के प्लस वन है, वो किसके इक्वल होता है, बी रेस टू दी पावर के प्लस वन इंटू ए के इक्वल होता है। ओके सो क्लियर हो गया होगा, है ना, इजी क्वेश्चन है, और सेम ही करना है आपको, पी एम आई से करना है, वन रखना है, के रखना है, के प्लस वन रखना है, बगे एक्सेट्रा। ओके सो आप नोट करें फिर करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, इफ ए इक्वल्स टू दिस इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई देन, देखना है कौन सा आंसर करेक्ट है। सो हमें क्या गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई गिवन है, तो हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ए स्क्वायर इक्वल्स टू में आई है, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए इक्वल्स टू आई, राइट। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, सो इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू में 1 0 0 1, है ना। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू बीटा, राइट, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, सॉरी बीटा गामा, और अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, सो अल्फ़ा बीटा एंड माइनस अल्फ़ा बीटा। उसके बाद सेकंड रो को अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, है ना। सो इसको हमने इससे किया अल्फ़ा गामा, इसको इससे किया माइनस अल्फ़ा गामा। उसके बाद अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, इसको इससे किया अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा को अल्फ़ा से किया तो अल्फ़ा स्क्वायर, राइट, सॉरी बीटा गामा, बीटा गामा। इसको हमने इससे किया सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सो बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या है, इक्वल्स टू में 1 0 0 1, राइट। अब देखो इससे क्या हुआ, इससे ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, और यहाँ पर भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू में 1 0 0 1। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अब हमें इक्वेट कर देना है बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। सो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू में 1, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू में 1। सो अब इसको उधर भेज दो, उधर भेजोगे तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू में 0, क्योंकि देखो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इन सभी जो भी हमें ऑप्शंस गिवन है उन सभी में 1 पहले है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, इक्वल्स टू 0। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लियर है। सो आपको इस तरीके से करना है, इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, बस आपको क्या करना है, ए स्क्वायर आई के इक्वल रख देना है, ए स्क्वायर निकाल लो और उसको आई के इक्वल कर दो, बस आ जाएगा आंसर। ओके देखते हैं नेक्स्ट।
सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें गिवन है इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स एक है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हैं तो उस केस में देन ए इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। ए क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स होगी, राइट। और जीरो मैट्रिक्स होगी या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी या फिर इसमें से कोई भी नहीं। सो देखते हैं। सबसे पहले अगर इसमें ये बोला हुआ है कि ए जो है वो सिमेट्रिक है, ए इज़ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है एंड क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक। सो इट्स मीन्स ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, ठीक है, अगर सिमेट्रिक है। और ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? माइनस ए के भी इक्वल होगा, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है। सो फ्रॉम 1 and 2 आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या कह सकते हो? देखो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल भी और ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। सो मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकता हूँ, है ना। सो ये इधर आएगा तो 2a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो a इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। सो a इज़ जीरो मैट्रिक्स। ए क्या हो गई? जीरो मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि देखो ये क्या आ गया? 0 आ गया। और 0 तभी आ सकता है जब उसके सारे एलिमेंट 0। सो a इज़ अ जीरो मैट्रिक्स। क्या हो गई? ये जीरो मैट्रिक्स हो गई। सो कौन सा ऑप्शन है? देखो ऑप्शन जीरो मैट्रिक्स है, बी है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्लियर है? इजी है क्वेश्चन, कोई ऐसा है ही नहीं इसमें कुछ, है ना। सिंपल है। सिमेट्रिक दे रखी है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, स्क्यू सिमेट्रिक दे रखी है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। फिर दोनों को हमने इक्वेट कर दिया तो उससे ए 0 आ गया। ओके, करते हैं लास्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 मिसलेनियस एक्सरसाइज का देखते हैं। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। और इसमें हमें ये बता दिया कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ए के इक्वल आएगी। इट्स ओके। देन आई प्लस ए रेज टू दी पावर 3, आई प्लस ए रेज टू दी पावर 3 माइनस 7a इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आएगा? सो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, आई प्लस ए रेज टू दी पावर क्यूब माइनस 3a माइनस 7a, इसको सॉल्व करो। ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर माइनस 7a। ठीक है, ये मैंने आइडेंटिटी का यूज़ किया। अब जैसा कि आपको पता है आई को हम कितने बार भी मल्टीप्लाई कर लें उसका आंसर क्या होता है? आई होता है। सो आई क्यूब का आंसर क्या होगा? आई होगा। तो इसकी सो स्टूडेंट आई सब्सिट्यूट कर देते हैं, राइट। प्लस ए क्यूब का आंसर, देखो ए क्यूब का आंसर क्या आएगा? ए क्यूब का आंसर आएगा हमारा ए क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए, राइट। सो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का आंसर हमें गिवन है ए है। सो ए इंटू ए, ये अगेन ए स्क्वायर हो गया और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए है। सो दैट्स मीन्स ए क्यूब की वैल्यू हमारी क्या आ गई? ए क्यूब की वैल्यू आ गई है हमारी ए। देन प्लस आई स्क्वायर, मैंने आपको बताया हुआ है आई को हम कितने भी बारी मल्टीप्लाई करें क्या आता है? आई आता है। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे? आई ए। उसके बाद प्लस 3i, ए स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आएगी? ए आई, ए स्क्वायर की वैल्यू ए आएगी माइनस 7a। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हम कभी भी आई को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? ए आता है। आई को ए से करो ए आएगा, आई को बी से करो बी आएगा, आई को सी से करो सी आएगा, राइट। सो इसमें आई प्लस ए प्लस आई ए की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं? ए प्लस 3a माइनस 7a। सो फाइनली आई प्लस ये हो गया टोटल 7a और माइनस 7a। सो इससे ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया आई। ठीक है। सो अब देखो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। सो स्टूडेंट इजी क्वेश्चन था, ऐसा तो कुछ था नहीं इसमें, है ना। सो स्टूडेंट आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक करें और साथ के साथ अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी मेरी वीडियो आए ना तो आपके पास नोटिफिकेशन उसकी उसी समय आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।